कि सील और सीलिंग्स का इस्तेमाल किस प्रकार से होता था हड़प्पन्स के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने के लिए। द एंशिएंट इंडिया द किंगशिप वाज नॉट ओनली विथ क्षत्रियास बट आल्सो विथ नॉन क्षत्रियास। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। एंड उसी के साथ साथ आपको वो स्कल्पचरल फीचर्स बताने हैं कि वहां पर जो सिंबल्स बनाए गए हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स ऑफ विजयनगर एज डिस्क्राइब्ड बाय अब्दुल रज्जाक समरकंदी। वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसीज इन रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट मार्च कैसे गांधी जी को एक इंपॉर्टेंट लीडर बनाया, सब में आपको सिविल डिसोबीडियंस से लिखना है। जैसे देखिए, हेलो जय हिंद नमस्कार साथियों, हम समीर त्रिपाठी आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं एंड इसी कारण से इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज जब आप अपने क्लास 12th हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव व्यूज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ऑन द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा। कि मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक राजा थे या मल्टीपल राजा थे या कोई राजा नहीं था, तो सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा गया है मल्टीपल टाइम। देन सेकंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड भी है वो है, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। एक्सप्लेन। कि मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक शहरी सभ्यता का विकास हुआ था, अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ था। एक्सप्लेन कीजिए। तो वहां पर आपको लोअर टाउन, अपर टाउन, सिटेडल, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। इसी के साथ साथ आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी चर्चा करना है। 8 नंबर के लिए ये सवाल मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, बट इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है, व्हाई वर द सील्स एंड सीलिंग्स यूज्ड बाय हड़प्पन्स टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। कि सील और सीलिंग्स का इस्तेमाल किस प्रकार से होता था हड़प्पन्स के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने के लिए। इसी के साथ साथ दो और टॉपिक्स जो इसी के साथ आ जाते हैं, आप स्क्रिप्ट और वेट को भी कवर कर लीजिएगा क्योंकि स्क्रिप्ट और वेट से भी सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा, डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या थी, वो किस प्रकार के फूड्स को कंज्यूम करते थे। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। और हाँ, एक चीज का और ख्याल रखना है कि ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन उठाकर आपको यहाँ पर आइडिया दे दिया है कि इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि एज इट इज ये क्वेश्चन उठकर आ जाए, इसकी वर्डिंग्स पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल बनता है, वो क्वेश्चन का वर्डिंग कुछ भी रखें, नो डाउट आंसर हर जगह सेम होने वाला है। देन हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। बिटवीन 6th एंड द 4th सेंचुरी बीसी मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ये 3 मार्कर के लिए भी आता है और कई बार 8 मार्कर के लिए भी पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 6th से 4th सेंचुरी बीसी के बीच में मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बना, उसके क्या क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था। तो वहां पर आपको 4 प्रोविंसेस के बारे में बताना है, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, और पहले पार्ट में आपको सोर्सेज के बारे में बताना है। इनफैक्ट सोर्सेज के ऊपर सवाल 3 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, हाउ डिड द कॉइनेज इन एंशिएंट इंडिया कंट्रीब्यूट टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमिस्मैटिक के ऊपर सवाल आ जाता है कि भैया एंशिएंट न्यूमिस्मैटिक किस प्रकार से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कॉइनेज के डेवलपमेंट से कैसे ट्रेड का विकास हुआ और कैसे शहरों का विकास हुआ, उसके बारे में बताइए। तो आपको अलग अलग एम्पायर्स, अलग अलग एम्पायर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सिक्कों के बारे में आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन करना है। Lastly, although inscriptions provide strong evidence for reconstructing history, yet there are few limitations to these evidences. Justify the statement। कि भैया इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस जो है नो डाउट आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, बट उनके लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। देन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। व्हाई डू हिस्टोरियंस एनालाइज फैमिलियल व्यूज और वैल्यूज एंड किनशिप ऑफ महाभारत। एक्सप्लेन। कि भैया इतिहासकार फैमिलियल टाइज या फिर फैमिलियल रिलेशंस या फिर फैमिली में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था उसके बारे में स्टडी क्यों करते हैं, या महाभारत से हमें उन चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किनशिप की व्यवस्था क्या थी, पैट्रिलिनियल सक्सेशन के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बताना है, और इसी से आप बता पाएंगे कि फैमिली का रिलेशन किस प्रकार का होता था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द एंशिएंट इंडिया द किंगशिप वाज नॉट ओनली विथ क्षत्रियास बट आल्सो विथ नॉन क्षत्रियास, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको नॉन क्षत्रिय किंग वाला पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है कि देखो साहब, यूं तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र बताते हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, लेकिन भारत में कई सारे ऐसे किंग्स हुए जो ना ही क्षत्रिय थे बट फिर भी वो राजा बने। तो वो वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the elements historians have analyzed to understand महाभारत as a text, कि कौन कौन से elements हैं जिसको historians study करते हैं महाभारत टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज, टाइम, डेट, टाइप ऑफ टेक्स्ट, ये सारी चीजें बतानी होंगी। देन व्हाई इज महाभारत कंसिडर्ड एज अ डायनेमिक टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप समझिए हर साल पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों माना जाता है, बिकॉज इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया है, इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, प्लस महाभारत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स में इवॉल्व होता रहा है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, इसकी कहानी को अलग अलग तरीकों से बताया गया है, पेंटिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, लिटरेचर, इन सभी जगहों पर महाभारत हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखकर आ जाएंगे। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। इसका सबसे पहला सवाल, व्हाई इज द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई ऑफन कंसिडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, कि भैया मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी को टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यों माना जाता है, क्योंकि कई सारे फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ट्रेड और सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा था, इन सब चीजों को आप मेंशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टीचिंग्स एंड फिलोसफी ऑफ जैनिज्म एंड एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल आता ही आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। देन एग्जामिन हाउ द बुद्धिस्ट स्तूप एट अमरावती फेल टू रूइंस बट द सांची स्तूप सर्वाइव, कि भैया अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया लेकिन सांची का स्तूप बचा रहा, इसके क्या कारण थे। तो यहाँ पर आप भोपाल की जो बेगम्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को भी मेंशन करके आएंगे, क्योंकि उस पर भी एक सवाल बन जाता है। जैसे आप देखें, एन्यूमरेट द सैलिएंट architectural features of the stupa at Sanchi, what role was played by the begums of Bhopal in the preservation of this stupa, explain। कि भैया मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या थे सांची के स्तूप के, तो आपको बताना है कि भैया वहां पर जो पहले सांची का स्तूप बना कैसे होता था, तो आपको वो बताना है कि भैया पहले तो एक अंड होता था, उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कि हर्मिका होती थी, यष्टि होता था, फिर उसका द्वार जो होते थे उनको तोरण बोला जाता था। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, एंड उसी के साथ साथ आपको वो स्कल्पचरल फीचर्स बताने हैं कि वहां पर जो सिंबल्स बनाए गए हैं उन सिंबल्स के भी अपने कुछ मतलब हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं भगवान बुद्ध के अलग अलग लाइफ स्टेजेस से। और फिर आपको बताना है कि बेगम्स ने क्या रोल प्ले किया था इस सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए, कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का क्या रोल रहा। एंड लास्टली, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म इन एंशिएंट इंडिया। भैया इस पे सवाल बहुत बार आया है, प्लीज इसको अच्छे से कवर करिएगा कि पुराणिक हिंदुइज्म का ग्रोथ किस प्रकार से हुआ था एंशिएंट इंडिया के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। देन कम्स चैप्टर नंबर 5, डिस्क्राइब एनी 3 एक्सपीरियंसेस ऑफ अल बरूनी इन इंडिया। अल बरूनी के किन्हीं 3 एक्सपीरियंसेस के बारे में भारत में बात कीजिए। और कई बार एक सवाल आ जाता है किताब उल हिंद के ऊपर, तो प्लीज उसको भी कवर कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता हैज रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कि इब्न बतूता ने भारत के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी है, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो प्लीज इब्न बतूता वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर कीजिएगा, उसमें से कुछ भी छोड़कर मत जाइएगा। एंड लास्टली, एग्जामिन दी बर्नियर व्यूज ऑन दी मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर के ऊपर बर्नियर के क्या व्यूज थे। तो आपको बताना है क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, उस पर रिपीटेडली सवाल आता है कि भैया क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में बर्नियर ने क्या कहा है। इसी के साथ साथ टाउन्स के बारे में बर्नियर ने क्या कहा है, ट्रेड के बारे में क्या कहा है, क्राफ्ट के बारे में क्या कहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। Then comes up the chapter number 6, describe the features of Bhakti movement led by the Alwars and Nainars। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि अलवार और नैनार्स का क्या रोल था भक्ति मूवमेंट के अंदर। 8 नंबर के लिए प्लीज इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ वीर शैवा ट्रेडिशन, वीर शैवा ट्रेडिशन के मेजर फीचर्स क्या थे। डिस्क्राइब द फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड इन इंडिया, कि सूफीज के मेजर क्या फिलोसफी और प्रैक्टिसेस थी मेडिवल पीरियड के टाइम पर। और इसी में से एक सवाल आ जाता है कि चिश्ती सबसे इंपॉर्टेंट क्यों थे, वाई चिश्तीज वर सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, या वो इतने ज्यादा फेमस क्यों हुए, उसके कारण बताइए। देन डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ कबीर दास जी एंड गुरु नानक देव जी। इन दोनों में से एक ना एक सवाल हर साल 8 नंबर के लिए आता ही आता है। एंड देन
Mirabai was a well-known poet of North Indian Hindu tradition. Explain her philosophy and belief system. 8 नंबर के लिए ये सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज कुछ थोड़े से पॉइंटर्स आप इंटरनेट से भी लेकर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर जितना कंटेंट बुक में गिवन नहीं है। अगर ये 8 नंबर के सवाल आता है और में आता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज 8 नंबर के लिए आपके पास इनफ कंटेंट नहीं है। कबीर दास जी और गुरु नानक देव जी को ही अच्छे से तैयार करके जाइए 8 नंबर के लिए। मीराबाई जी को 3 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिन द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, चैप्टर नंबर 7 से, कि विजयनगर एम्पायर का एपोजी और डिक्लाइन कैसे रहा, या कृष्णदेव राया साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था विजयनगर के राइज और फॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द अमर नायका सिस्टम इन द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, इसका आपको कंट्रीब्यूशन बताना है, डेवलपमेंट बताना है। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स ऑफ विजयनगर एज डिस्क्राइब्ड बाय अब्दुल रज्जाक समरकंदी, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, टाउन सेटलमेंट, रोड्स, इन सब के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड रिचुअल रिलेटेड फीचर्स ऑफ महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा के बारे में 8 नंबर के लिए सवाल आता है। देन विरूपाक्ष टेम्पल और विठल टेम्पल में से एक के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स को लेकर 3 नंबर के लिए, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ विलेज पंचायत, बहुत बार ये सवाल रिपीटेडली पूछा गया है कि विलेज पंचायत का रोल क्या होता था मुगल रूरल सोसाइटी के अंदर। देन एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन एज अ रिसोर्स इन अग्रेरियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में रहने वाले लोग का जीवन किस प्रकार से चल रहा था मुगल एम्पायर में। देन पोजीशन ऑफ जमींदार, मुगल विलेज सोसाइटी के अंदर जमींदार का रोल बताना है। देन लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार से चलता था कि जमा और हासिल, फिर अलग अलग आपको व्यवस्थाएं बतानी है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट कि आईने अकबरी के ऊपर सवाल आता ही आता है। द आईने अकबरी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग एग्जांपल्स। इसमें कई बार सवाल आ जाता है कि आईने अकबरी की लिमिटेशंस क्या है, तो आईने अकबरी पूरा डिटेल में कवर कीजिएगा, उसमें से कुछ भी छोड़कर मत जाइएगा। Coming to chapter number 9, examine the salient features of permanent settlement in Bengal. या तो परमानेंट सेटलमेंट या तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट, दोनों में से सवाल आता ही आता है 8 नंबर के लिए। Why did the British expect this revenue system to solve their problems, 8 मार्क्स के लिए। The fifth report of 1813 was related with permanent settlement, substantiate the statement। अब देखो ये क्वेश्चन जनरली 4-4 नंबर आपको दिख रहा होगा, 4+4, तो जब जनरली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये 2 पार्ट्स में आते हैं। पहले आपको 4 नंबर के लिए परमानेंट सेटलमेंट एक्सप्लेन करना है, फिर 4 नंबर के लिए ये एक्सप्लेन करना है कि परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स लेकर क्यों आए थे, ठीक है। देन एनालाइज द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पहाड़ियाज एंड संथाल्स, कि उनके बीच में लड़ाई होने के मेजर कारण क्या थे। एग्जामिन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, या तो बॉम्बे डेक्कन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। एंड लास्टली एनालाइज द रोल ऑफ जोतेदार्स इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक। Next, chapter 10. Describe the role of rumors and prophecies in revolt of 1857. Very important. Explain the provisions of subsidiary alliance. Subsidiary alliance क्या था, क्या क्या चीजें थी, explain करना है. Then, the relationship of sepoy with their superior white officers underwent a significant change in the year preceding the uprising of 1857. Elaborate the statement. Basically, भारत में sepoys की क्या condition थी 1857 के विद्रोह के पहले और क्यों वो नाराज थे, वो आपको यहाँ पर explain करना है. Next, how did the rebels of 1857 give emphasis on the vision of unity, explain with examples, कि उन्होंने vision of unity पर कैसे फोकस किया। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, इश्तेहार जारी किए गए हिंदू मुस्लिम दोनों के नाम पर, वो चीज आपको बतानी है। और लास्टली, हाउ डिड द ब्रिटिशर्स सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, 1857 के विद्रोह को कैसे सप्रेस किया गया। इसी के साथ साथ वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस। एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के बारे में जानने के लिए किन्हीं 3 सोर्सेज के बारे में बताइए। एंड लास्टली, कि हिस्टोरियंस ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस प्रकार से डिपिक्ट किया है और उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था भारत के इतिहास के अंदर। तो आपको समझाना है कि झांसी की रानी ने बहुत ब्रीवली 1857 के रिवोल्ट में लड़ा था, और आगे चलकर हमारे इतिहासकारों ने उनको याद किया और आगे आने वाले लोगों को ये याद दिलाया कि देखिए किस प्रकार से झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी बिना डरे, तो अब हमें अपने भारत की आजादी के लिए ऐसे ही आगे बढ़कर लड़ना होगा। कमिंग टू चैप्टर नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 8 नंबर के ही सवाल मैक्सिमम आते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। एग्जामिन द रोल ऑफ गांधी जी इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या उसको सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन तीनों में से एक ना एक सवाल 8 नंबर का बनता ही बनता है। प्लीज इनको अच्छे से कवर करिएगा।
Why was गांधी जी called people's leader and how did गांधी जी seek to identify himself with common people? कि गांधी जी को लोगों का नेता क्यों कहा जाता है और वो इतने लोकप्रिय कैसे थे? एग्जामिन द रोल ऑफ गांधी जी इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर सॉल्ट मार्च के ऊपर भी सवाल आता है कि सॉल्ट मार्च क्यों इंपॉर्टेंट था, सॉल्ट मार्च की क्या इंपॉर्टेंस थी, सॉल्ट मार्च कैसे गांधी जी को एक इंपॉर्टेंट लीडर बनाया, सब में आपको सिविल डिसोबीडियंस से लिखना है। जैसे देखिए, ये नीचे इसी का एक सवाल है, एग्जामिन द रीजंस एंड आउटकम्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, कि सिविल डिसोबीडियंस को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देन एग्जामिन द कॉजेज एंड इवेंट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कई बार इस चैप्टर से सवाल आ जाता है कि 1815 से 1822 तक गांधी जी का कैसा रोल रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, 1822 से 1830 तक गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो वहां पर बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में ही बताना होगा। देन ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है यहां पर देख लेते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आजादी के बाद गांधी जी का क्या रोल था, एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज टू नो अबाउट गांधी जीज रोल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन, कि भैया हमें उनके बारे में ऑटोबायोग्राफीज से पता चलता है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट से पता चलता है, पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है, लेटर से पता चलता है ना, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन लास्टली चैप्टर नंबर 12, why is objective resolution of Jawaharlal Nehru considered as momentum resolution, explain, कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जीबी पंत ऑन यूनाइटेड अप्रोच ऑफ इंडिया, कि जीबी पंत जी ने भारत के लोगों को यूनाइट करने के लिए क्या बोला, या उनका क्या विचारधारा था भारत को लेकर। लास्टली डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द डिवीजन ऑफ पावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। इसमें कई बार सवाल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के व्यूज क्या थे भारत के फेडरलिज्म को लेकर। तो फेडरलिज्म का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर, तो इंडियन फेडरलिज्म को लेकर उनके क्या व्यूज थे, तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन को ही एक्सप्लेन करना है। एंड लास्टली डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो मेरी जान, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, एंड प्लीज जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि इन क्वेश्चन के पॉइंटर्स आप अपने पास रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि मैं श्योर हूं कि इनमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर रिपीट होंगे। जिन बच्चों के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा कि आपके पेपर में इनमें से कितने सवाल पूछे गए थे, और जिन बच्चों के पेपर आने वाले हैं प्लीज इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, एंड आफ्टर एग्जाम्स डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कितने क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड्स ने मल्टीपल टाइम पूछे हैं और बोर्ड्स ये क्वेश्चन पूछने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।